नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए समय की चाल। 80 के अंतिम और 90 की शुरुआती दशक में देश भर के लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली पहुंच रहे थे। यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गढ़वाल से आने वाले लोगों में ज्यादातर गरीब मजदूर थे। उन दिनों झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था और गढ़वाल भी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का ही अंग था। फरीदाबाद, ओखला, नोएडा, नारायणा, मायापुरी के साथ साथ और भी कई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो चुके थे। गुड़गांव का विकास भी शुरू हो रहा था। हर जगह फैक्ट्रियां लग रही थी। स्थानीय मजदूर पर्याप्त रूप से या तो उपलब्ध नहीं थे या इस योग्य नहीं थे कि उन्हें काम पर रखा जाए। देश के अन्य हिस्सों से भूलता भटकता कोई एक मजदूर आता था तो उसे अपने जैसे 10-20 और लाने को कहा जा रहा था। इसलिए रोजगार की आस में देश भर से मजदूरों का दिल्ली में जमा होना स्वाभाविक था, जिससे यहाँ पहले से स्थापित मजदूरों को बड़ा कष्ट हो रहा था। उनके मन में उस स्त्री के जैसी डाह उत्पन्न हो रही थी जैसे किसी स्त्री के घर में हर दिन उसकी सौतें घुस रही हो और वह उनमें से किसी को भी रोकने या भगाने में असमर्थ हो। ऐसी परिस्थितियों में स्त्रियां अक्सर ईर्ष्या और जलन से जली भुनी रहती हैं और ताने भरे शब्दों से सौतन को नीचा दिखाने अथवा चिढ़ाने का प्रयास करती हैं। उन दिनों दिल्ली आने वाले नए मजदूरों के साथ भी यही हो रहा था। ज्यादातर मजदूर चूंकि पूर्वी यूपी और बिहार से होते थे, इसलिए उनके प्रति उपहास का भाव थोड़ा ज्यादा ही था। उपहास के लिए वैसे नेपाली, गढ़वाली, बंगाली, मद्रासी इत्यादि शब्द भी प्रयोग हो रहे थे, मगर सबसे ज्यादा जो शब्द प्रचलित हुआ वह था बिहारी, पूर्विया और भैया। कुछ वाक्य बड़े प्रचलित थे। एक बिहारी 100 बीमारी। वस्तुतः ऐसा कहने वालों के स्वयं की स्थिति भी बिहारी मजदूरों से ज्यादा अच्छी नहीं थी, मगर वे भी अपनी कुंठित क्षोभ प्रदर्शित करने तथा बिहारियों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कहते थे। संभवतः उन्हें ऐसा कहना पड़ता था। बिहारी सूटकेस जरूर खरीदेगा। वस्तुतः खरीदते हुए भी थे जो ऐसा कहते थे। अभावग्रस्तों की जिंदगी, सोच और सपने लगभग एक जैसे ही होते हैं, चाहे वे बिहार हो या कश्मीर के। एक बार जो बिहारी दिल्ली आ जाता है वापस नहीं जाता। वस्तुतः जो संघर्षशील थे उनमें से वापस कोई भी नहीं जाता था, चाहे वे कहीं से भी आए हो। बहुत से बिहारी जो काम और परिश्रम से मुंह चुराने वाले होते थे वे वापस भाग ही जाते थे, परंतु कहने वालों को इस बात का पता या उनके पास इसका कोई डाटा उपलब्ध नहीं था। उनके पास मुंह था, इसलिए वे बोल रहे थे। एक बिहारी बिहार जाता है, अपने जैसे 10 और ले आता है। वस्तुतः अन्य राज्यों के लोग यहाँ तक कि कहने वाले स्वयं भी यही करते थे। एक कमरे में 4 बिहारी रहते हैं और 4 स्टोव जलाते हैं। वस्तुतः यह व्यवस्था सभी नवागतुक मजदूरों की थी। ऐसा कहने वालों के घर भी संभवतः स्टोव भले एक ही जलते रहे हो, मगर रहते हुए स्वयं भी एक कमरे में 4 या 5 ही थे। बिहारी भात बना लेंगे और 4 आलू दाल में ही रखकर उसके चोखा से काम चला लेंगे। वस्तुतः 5 पकवान वे भी नहीं खा पाते थे जो ऐसा बोलते थे। बिहारियों में डीबीसी दाल भात चोखा की खोज शहरों में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों ने की थी। इस विधि से कम खर्च, कम समय में सादा और स्वादिष्ट भोजन तैयार हो जाता था, जिससे वे अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए समय की बचत कर पाते थे। अकेले रहने वाले मजदूर भी समय और धन बचाने के लिए ऐसा करते थे। एक से अधिक स्टोव अक्सर तभी चलते थे जब साथ रहने वाले सभी शाकाहारी नहीं होते थे। बिहारियों ने आकर मजदूरी की रेट पीट दी। कम पैसे में काम करने को तैयार हो जाते हैं। बहुत हद तक इस बात में सच्चाई थी,
पर यदि गौर किया जाए तो इसका वास्तविक दोषी किसी की मजबूरियों से लाभ उठाने वाले मालिक लोग थे। मजदूरों की गलती नहीं, व्यवस्था थी। पंजाबी को पंजाबी, हरियाणवी को हरियाणवी कहो बुरा नहीं मानता, मगर बिहारी को बिहारी कह दो चिढ़ जाता है। वस्तुतः यह उन संवेदनहीन जाहिलों का प्रिय और कुटिल धारणा थी जिन्हें लगता था कि कुछ भी कहने के पीछे जो एक भाव कुभाव मनसा कुमनसा होती है उसका गुप्त ज्ञान सिर्फ उसी के पास है, उसके अलावे किसी और को कुछ नहीं पता। बिहारियों का उपहास उड़ाने के लिए विष भरा यह प्रश्न अथवा वाक्य भी अपने आप में एक व्यंग्यात्मक हथियार था जिससे एक ही बार में दो प्रहार किए जाते थे। वे भली भांति जानते थे कि जिस भाव से किसी को बिहारी कह देते हैं उसी भाव से यदि किसी को पंजाबी या हरियाणवी कह देने पर संभव है कि उनकी बत्तीसी सिर्फ 20 रह जाएगी। मगर कुटिलता और विशेषकर क्षुद्रता ही जहाँ किसी का मूल कुस्वभाव हो वे लोग समर्थ से समर्थ आज के उपहास का भी कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। उन्हीं दिनों पंजाब में आतंकी गतिविधियां जोरों पर थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पगड़ी पहनने वाले सिख सरदारों के प्रति भी लोगों के मन में कुछ भाव अच्छे नहीं थे, इसलिए जहां तहां सरदारों को भी हंसी हंसी में आतंकवादी कहकर मजाक उड़ाया जा रहा था। यूपी के पूर्वीय तथा गढ़वालियों के प्रति भी यह नजरिया था, मगर बिहारियों की विशेषकर बड़ी जिल्लत थी। क्या पढ़े लिखे, क्या गंवार, क्या अमीर, क्या माध्यम, क्या फटेहाल, किसी में कोई अंतर नहीं था। बिहारियों के प्रति सभी की मानसिकता, संस्कार एवं भाव व्यवहार बिल्कुल एक जैसे थे। किसी से किसी में कहीं तिल भर का भी कोई अंतर नहीं, जैसे सभी एक ही माँ बाप की कोख से पैदा हुए हो अथवा एक ही स्कूल में एक ही गुरुजी से पढ़े हो। बिहार से दिल्ली आने वाले लोगों में जैसे कोई अपराध वोट डाला जा रहा था कि बिहारी होना पहले से ही उसका अपराध है और बिहारी होकर दिल्ली आ जाना उनका दूसरा अपराध। कदम कदम पर बिहारियों को जिल्लत व अपमान का घूंट पीना पड़ता था। दिल्ली में रहने वाले गैर बिहारी लोगों के मन में चोरू चक्को, पॉकेट मार, गिरह कटों के लिए भी वह रोष, आक्रोश या अपमान का जहर नहीं था जो बिहारियों के प्रति था। अचरज की बात थी कि बिहारियों के प्रति होने वाली इस ज्यादती से सभी अवगत थे, मगर इसके विरोध अथवा बिहारियों की मदद के लिए कोई नहीं था। न कोई बिहार का नेता, न स्थानीय नेता, न कोई मानवाधिकार समाज सेवी, न कोई बुद्धिजीवी, न पुलिस, न थाना, कोई नहीं। अपने ही देश की राजधानी में बिहार के लोग तीसरे दर्जे की नागरिकता का अपमानजनक दंड झेल रहे थे। प्रत्येक बिहारी इस गीत की पंक्ति का एहसास कर रहा था। अपने ही देशवा में हमनी बानी बिरार लोगवा बिहारी पूर्विया कही कही करे अपमान। पड़ोसी देश नेपाली नागरिकों के साथ भी उतना बुरा सुलूक नहीं हो रहा था जितना बिहारियों के साथ। दशा यह हो गई कि बिहार के बहुत से हीन मानसिक लोगों ने स्वयं को बिहारी बतलाना छोड़ दिया। कुछ लोग हास्यप्रद हरियाणवी बोलने और अपनी पहचान छुपाने का प्रयास करने लगे, तो कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि वे बिहार के नहीं यूपी यानी कि यूपी के हैं। बिहार के लोगों का यह आहत अपमान ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही था। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ कहीं भी बिहार के लोग थे, कहीं कम कहीं ज्यादा बिहारियों का अपमान हर जगह था। इसका मतलब था कि गलती कहीं न कहीं निश्चित रूप से ही बिहार की छवि गढ़ने वालों की थी। राज्य के नेता राज्य की छवि गलत गढ़ रहे थे।
केंद्र की सरकार जो सभी राज्यों के मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए उत्तरदायी है, ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रही थी। उपहास उड़ाने वालों लोगों में जो अकुलीन अनपढ़ जाहिल गवार थे, उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उनसे सभ्यता की भी कोई अपेक्षा नहीं थी। मगर शिक्षित कुलीन एवं सभ्य लोगों की निश्चित रूप से ही गलती थी, क्योंकि उनसे उनके पारिवारिक संस्कार, व्यक्तिगत शिष्टाचार और राष्ट्रीय एकता के लिए देश के प्रति उनके मूल्य कर्तव्यों सहित एक शिक्षित राष्ट्र की सभ्यता, सभी चीजों की अपेक्षा थी। कुछ गलती अपमानित हो रहे लोगों की भी थी। बुरे लोग चाहे कहीं भी चले जाए, अपनी बुराइयों से बाज नहीं आते। प्रवासी बिहारियों की 3 प्रमुख गलती थी। लाला की दुकानों से उधार खाना, पैसे भी चुकाना, मगर आदतवश कभी कभार 10, 20, 40, 50 रुपए उधार लेके बिना बताए गायब हो जाना। उन दिनों 50 रुपए बड़ी रकम थी, क्योंकि ज्यादातर मजदूरों की मासिक तनख्वाह ही 500 रुपए मात्र या उससे भी कम होती थी। जहां काम कर रहे होते वहां से बिना छुट्टी मंजूरी अथवा बिना बताए लंबी छुट्टी मारकर गांव चले जाना और छुट्टियां पूरी करके पुनः उसी लाला, उसी मालिक के पास सर झुकाए वापस आकर डांट खाना, अपनी विवशता बताना, कभी कभी झूठ साच बोलकर अच्छे परिवारों की लड़कियों को बहला फुसलाकर भगा ले जाना, पर साथ न निभाना और एक दिन उसे कहीं छोड़कर खुद भी लापता हो जाना। मगर ऐसे उबारू लोग बहुत कम थे, लगभग न के बराबर, परंतु तालाब गंदा करने के लिए तो कुछ ही सड़ी हुई मछलियां पर्याप्त होती हैं। अपमानित होने वाले लोगों में ज्यादातर वे लोग थे जो दूसरों की गलतियों का हर्जाना भुगत रहे थे। मगर हर बात की एक अति होती है और हर जीवित प्राणियों की तरह हर उत्पन्न परिस्थितियों की भी एक निश्चित उम्र अथवा समय सीमा। समय के साथ पीड़ितों का साहस बढ़ा तो परिस्थितियां बदलने लगी। बिहार से दिल्ली आने वाला हर कोई विवश संकोचित मजदूर ही नहीं था। बिहार के विश्वविद्यालयों में स्नातक का सेशन 3-3 साल देर से चल रहा था, इसलिए बहुत से छात्र भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नामांकन करवाकर आगे कंपटीशन की तैयारी अथवा सीए की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ चुके थे। उनका अपना ग्रुप था। कुछ समय उन्हें यहाँ के वातावरण को समझने में लगा और जब समझ गए तो परिस्थितियां और बदली। वे अपनी बिहारी पहचान न तो खोना चाहते थे, न ही छुपाना। बिहारी थोड़े ढीठ हुए तो बिहारी थप्पड़ों से दिल्ली की डीटीसी बसों में घूमने वाले अनगिनत नवाबों के गाल लाल और कानों के पर्दे फट गए। जहां अवसर मिला लातों मुक्के खान दिए गए। समझदारों ने स्वयं अपनी जुबान पर लगाम लगा ली और डरपोकों की जुबान डर से बंद हो गई। और जो समझदार नहीं थे उन्हें समझाने का सिलसिला जहां तहां शुरू हो गया। उन दिनों गुड़गांव बस स्टेशन से कापस हेड़ा बॉर्डर के लिए तिपहिया सवारी ऑटो रिक्शा चलती थी। सवारियां ज्यादा थी और ऑटो कम। स्टैंड में एक ऑटो आते ही सवारियां उस पर टूट पड़ती थी। ऑटो में बैठने के लिए किसी लाइन अथवा नंबर की व्यवस्था थी ही नहीं। पहले से खड़े लोग की कोई परवाह न करते हुए अपनी बेसब्री में जो कूद झपट के पहले बैठ गया वो बैठ गया। इसलिए कई बार सब धैर्यशील लोगों को कई गाड़ियां छूटने के बाद ऑटो मिलती थी। एक स्थानीय ताई बहुत देर से ऑटो की प्रतीक्षा कर रही थी। कई गाड़ियां छोड़ने के बाद जब एक ऑटो पर वह बैठने में सफल हुई तो एक बिहारी महिला भी कहीं से आकर झटपट उसके बगल में आ बैठी। ताई चाहती थी उसके साथ वह स्कूल की लड़की बैठे जो बड़ी देर से किसी लड़के से बातचीत में मशगूल कई ऑटो छोड़ चुकी थी। मगर उस स्कूली कन्या को अपने लिए शायद इतनी जल्दी नहीं थी जितनी कि उसके लिए ताई के मन में हमदर्दी। ऑटो चल पड़ा। ताई उस महिला पर भुनभुनाती रही। चले आते हैं भूखे देश बिहार से यहाँ आकर बन जाते हैं शेर, ना उठन बैठन के ढंग ना बोलने के।
ऑटो में ज्यादातर बिहारी ही बैठे थे। उस महिला को आभास नहीं था कि ताई उसी पर भुनभुना रही है। उसने सोचा किसी ने कुछ कह दिया होगा, उसी पर भनभना रही है। महिला की चुप्पी ताई को अखर रही थी। वह उसे कुछ और भला बुरा बोलना चाहती थी, मगर अच्छी भड़ास निकालने के लिए शब्दवाद दोनों तरफ से चलने चाहिए, तभी ज्यादा से ज्यादा तीखे शब्द आसानी से मिलने शुरू होते हैं और गुस्से को भी सही आंच मिलती है। वरना एक तरफ से चुप्पी या अनदेखी हो तो दूसरी तरफ से अकेले कोई कितना बोले। बैठने को ताई स्वयं ही पूरी जगह लेकर फैलकर बैठी थी, मगर गुस्से में एक जोरदार पहुनी महिला को लगाते हुए बोली, ओए बिहारण, चल ठीक से बैठ जा, पसर के बैठी है, दूसरे को भी जरा आराम से बैठने दे। इतनी देर से ताई बिहार को कोस रही थी। उस महिला को कोई परवाह नहीं थी, न ही ऑटो में बैठे किसी अन्य बिहारी को, मगर अपने लिए अपमान भरे बिहारण शब्द सुनकर वह आग बबूली हो गई। वह महिला संभवतः उच्च रक्तचाप से पीड़ित थी। चेताती हुई ताई से बोली, पसर के तू बैठी है ताई, चुपचाप बैठी रह, वरना मुझसे बुरा कोई न होगा। ताई इसी बात का तो इंतजार कर रही थी। पूरे आक्रोश में बोली, वरना क्या कर लेगी बिहारण कही की। चुप हो जा ताई, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहती, हाथ जोड़ती हूँ। एक औरत है तो आजा लड़, मैं मुंह न नोच लूं तेरा। महिला गुस्सैल थी और अपेक्षाकृत युवती भी। उसने ताई की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसके बाल पकड़कर उसे लसारने लगी। लाख कोशिश के बाद भी ताई अपने बाल छुड़ा न सकी और मार दिया रे बिहारण ने मुझे, मार दिया रे राम, चिल्लाने लगी। ऑटो वाले ने गाड़ी रोक दी। सवारियों ने मुश्किल से दोनों को अलग किया। ताई उस महिला से छूटी तो सवारियों को गाली बोलने लगी, धिक्कार है, तुम लोगों को तमाशा देख रहे हो और ये डायन मुझे मार रही है। एक सवारी ने ताई को चुप कराते हुए कहा, चुप हो जा ताई, गलती तेरी ही है। नहीं मानती तो वह भी बता, अभी टेलीफोन बूथ से 100 नंबर पर फोन कर देता हूँ। दूसरे तीसरे सवारी ने भी ताई की ही गलती ठहराई। अब ताई ने ऑटो ड्राइवर को धिक्कारा, देख ये बिहारी बिहारी सब एक हो गए, तू शर्म से डूब के मर जा। ये दिन आ गए हैं, बिहारियों को जितने भी लात मारो बोलते नहीं थे, अब हमारे ही गांव में हमें ही पीट रहे हैं और तू गांव वाला चुप तमाशा देख रहा है, मर जा शर्म से। ऑटो वाला झेप रहा था। आदमी आदमी के बीच की बात होती तो शायद वह स्थानीय आदमी का ही पक्ष लेता, बिहारी को कुछ उल्टा सीधा बोलने का प्रयास करता, मगर यहाँ बात स्त्री और स्त्री के बीच की थी और सभी सवारी एक स्त्री के पक्ष में थी। वह चाहकर भी ताई की कोई मदद नहीं कर सकता था। उसने अपनी विवशता जाहिर करते हुए कहा, अब क्या करूं ताई, जब सभी कह रहे हैं गलती तेरी ही है। लोग बुला, पुलिस भी आकर तुझे ही समझाएगी। अब चुपचाप बैठ जा। तो क्या अपने घर में बिहारियों से पीटती रहूं? तुझे शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है ताई, पर अपने गांव में किसी को खा थोड़े न जाएगी। इंसान की इज्जत अपने हाथ होती है। सोच समझ के नहीं चलेगी तो अपने ही घर में ऐसे ही बिहारियों से पिटेगी। ताई का गुस्सा शांत हो चुका था। वह चुपचाप नजर झुकाकर शांत बैठ गई। वह महिला भी विजयी भाव से ताई के बगल में ही बैठ गई। इस बार महिला फैली हुई थी और ताई सिकरू हुई। ऑटो चली। अगले स्टैंड पर पहले वह महिला उतर गई और उसके लगभग 2 किलोमीटर बाद ताई भी उतर गई। ताई ने किराया देने के लिए अपना बटुआ खोला। ऑटो वाले ने मना कर दिया, कोई नहीं, रहने दे ताई, और उसने बिना पैसे लिए ऑटो आगे बढ़ा लिया। कपास हेड़ा बॉर्डर तक जाने वाली 3 सभ्य सवारियां अभी भी ऑटो में सवार थी। हाथ में बैग और पहनावों से लगता था कि वे किसी ऑफिस में शायद एग्जीक्यूटिव
स्तर पर काम करते थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव बता रहे थे कि वे तीनों ही बिहारी थे। उस महिला की प्रशंसा करना चाहते थे, मगर तीनों के तीनों चुप थे और शायद भीतर से शर्मिंदा भी। अनुमान लगाना थोड़ा कठिन था। उस महिला की प्रशंसा में इन्हें शब्द नहीं मिल रहे थे, या इस असमंजस में थे कि इस मुंह से प्रशंसा की जाए। उनमें से किसी एक ने अपनी कलाइयों की तरफ देखते हुए चुप्पी तोड़ी और दार्शनिक अंदाज में बोला, घड़ी और कलेवा बांधने वाले हाथों से चूड़ी पहनने वाले हाथ कई ज्यादा मजबूत हैं। ऑटो वाले ने तुरंत उसकी बातों की हिंदी में सरल व्याख्या कर दी। बिहारियों के लिए यह बात तो बिल्कुल सही है भैया, मैंने तो कॉलोनियों में भी देखा है। बिहारी ही दब्बू और मुंहचोर होते हैं। जहां उनकी कोई गलती न हो वहां भी चुप रह जाते हैं, गालियां सुन लेते हैं, मगर बिहारने नहीं मानती, वो लड़ पड़ती हैं, चाहे सामने गाली का प्रावधान ही क्यों न हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।